आज के इस विस्तृत चर्चा में हम ट्रेडिंग की दुनिया के एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न पर बात करने वाली हैं। आप सबने रस्साकशी का खेल तो देखा ही होगा, है ना? अरे बिल्कुल, बचपन में बहुत खेला भी है। हाँ, तो कल्पना कीजिए उसी खेल की दो टीमें हैं और दोनों तरफ से पूरी ताकत लगाई जा रही है। पसीने छूट रहे हैं, जमीन पर पैरों के निशान गहरे हो रहे हैं। और बाहर से देखने वाले को लग रहा है कि कोई जीत क्यों नहीं रहा। बिल्कुल। अगर बीच में बंधी उस लाल रिबन को देखा जाए तो वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल रही है, एकदम शांति है। लेकिन जो लोग उस रस्सी को खींच रहे हैं उन्हें पता है कि वहां कितनी भयंकर ऊर्जा लग रही है। सही बात है, और मार्केट में भी बिल्कुल यही होता है। हाँ, तो आज हमारा मिशन है अपने सोर्स नोट्स के आधार पर चार्ट्स पर दिखने वाले इसी रस्साकशी के पल को डिकोड करना, जिसे हम स्पिनिंग टॉप कहते हैं। मतलब जो लोग नए हैं उन्हें भी ये मनोविज्ञान समझ आ जाएगा। ये रस्साकशी वाली उपमा यहाँ बहुत सटीक बैठती है। देखो, मार्केट में हमेशा बड़े बड़े मूवमेंट्स ही सब कुछ बयान नहीं करते। मतलब हमेशा उछाल या गिरावट होना जरूरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। कई बार सबसे अहम जानकारी उन पलों में छिपी होती है जब मार्केट पूरी तरह से खामोश लगता है। ये एक मैक्सिकन स्टैंड ऑफ जैसी स्थिति होती है, बुल्स और बेयर्स के बीच, जहां कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। हाँ, इस शांति के पीछे जो तनाव छिपा है ना, उसे समझना ही एक अच्छी ट्रेडर की पहचान है। लेकिन अगर ईमानदारी से कहूं तो जब हम चार्ट्स देखते हैं तो हर किसी की नजर उन बड़ी कैंडल्स पर ही जाती है। हाँ, वो जो लंबी वाली कैंडल्स होती हैं। हाँ हाँ, जैसे कोई विशाल मारूबोजो कैंडल बन जाए तो वो चीख चीख कर दिशा बता देती है। वहां एक एक्शन प्लान होता है कि चलो खरीद लो। सही कह रही हैं। लेकिन सोर्स नोट्स जिस स्पिनिंग टॉप की बात कर रहे हैं वो तो दिखने में इतना कंफ्यूजिंग लगता है। इसमें तो कोई क्लियर एंट्री या एग्जिट सिग्नल ही होता नहीं है। तो फिर इसमें ऐसा क्या खास है? देखो, इसकी खासियत ही इसका कंफ्यूजन है। अगर हम चार्ट पर इसकी बनावट को देखें तो दो चीजें तुरंत ध्यान खींचती हैं। पहली, इसकी रियल बॉडी, जो बहुत छोटी होती है, राइट? हाँ, बहुत ही छोटी। और दूसरी चीज, इसके ऊपर और नीचे की जो शैडो या विक्स होती हैं वह लंबाई में लगभग एक बराबर होती हैं। अच्छा। अब एक बड़ी कैंडल दिशा बता सकती है, लेकिन एक स्पिनिंग टॉप हमें यह बताता है कि मार्केट का जो मोमेंटम था वो अब अचानक से गायब हो गया है। थोड़ा रुकते हैं। रियल बॉडी छोटी होने का सीधा सा गणित तो यही हुआ कि जिस कीमत पर दिन की शुरुआत हुई, शाम को मार्केट लगभग उसी कीमत के आसपास बंद हो गया। बिल्कुल सही। सोर्स नोट्स के एक उदाहरण से इसे समझते हैं। मान लीजिए कोई स्टॉक 210 रुपए पर खुला। ठीक है। दिन भर उसमें भारी ट्रेडिंग हुई और शाम को वो 213 रुपए पे बंद हो गया। या फिर इसका उल्टा मान लीजिए, वो 210 पर खुला और 207 रुपए पर बंद हो गया। तो मतलब सिर्फ 3 रुपए का फर्क आया। हाँ, एक 200 रुपए के स्टॉक में जहां दिन भर इतनी उथल पुथल रही हो, वहां महज 3 पॉइंट का नेट मूवमेंट कोई मायने नहीं रखता। इसी वजह से रियल बॉडी बहुत सिकड़ी हुई बनती है। लेकिन यहाँ एक पेच है। जब कोई कैंडल 210 से 213 पर बंद होती है तो वो नीले या हरे रंग की बनती है। हाँ, ग्रीन कैंडल। और जब वो गिरकर 207 पर बंद होती है तो लाल रंग की बनती है। हाँ। अब इंसान का दिमाग तो ऐसा है कि लाल रंग देखते ही खतरे की घंटी बजती है और हरा देखकर लगता है सब सुरक्षित है। क्या यहाँ रंग का कोई महत्व नहीं है? यही वो सबसे बड़ा जाल है जिसमें अधिकतर नए ट्रेडर्स फंसते हैं। स्पिनिंग टॉप के मामले में कैंडल का रंग पूरी तरह से महत्वहीन है। मतलब रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता? बिल्कुल नहीं। रंग सिर्फ एक गणितीय औपचारिकता है। असली कहानी तो उन लंबी शैडोज में छिपी है। अगर सिर्फ रंग देखेंगे तो आधी तस्वीर ही समझ आएगी। तो चलिए उस तस्वीर को थोड़ा साफ करते हैं। अगर ऊपरी शैडो लंबी है तो इसका मतलब है कि बुल्स ने जोर लगाया था, है ना? हाँ, वे प्राइस को ऊपर ले गए थे। उन्होंने प्राइस को दिन के हाई तक पहुंचा भी दिया, लेकिन फिर ऊपरी स्तरों पर भारी सेलिंग आ गई। बेयर्स ने उन्हें वापस नीचे पटक दिया। और निचली शैडो की कहानी भी बिल्कुल वैसी ही है, बस किरदार बदल गए हैं। बेयर्स ने पूरी ताकत झोंककर प्राइस को नीचे धकेला, लेकिन निचले स्तरों पर स्मार्ट मनी ने खरीदारी शुरू कर दी। बिल्कुल। बुल्स ने हार नहीं मानी और प्राइस को वापस ऊपर खींच लिया। नतीजा क्या निकला? नेट मूवमेंट 0 के करीब। यानी कुल मिलाकर ये एक पूर्ण असमंजस का प्रतीक है, इनडिसीजन। एकदम सही। न खरीदने वालों में दम है, न बेचने वालों में कन्विक्शन। लेकिन सच कहूं तो अगर मैं किसी खाली चार्ट पर सिर्फ एक स्पिनिंग टॉप को देखूं तो ये मुझे कुछ खास नहीं बताता। मतलब ये तो बस यही कह रहा है कि आज कुछ नहीं हुआ। और यही वजह है कि अकेले स्पिनिंग टॉप को देखना किसी काम का नहीं है।
आइसोलेशन में इसका कोई वजूद नहीं है। अच्छा, तो फिर इसे कैसे देखना चाहिए? इसका असली प्रभाव तब समझ में आता है जब हम इसे मार्केट के व्यापक ट्रेंड के संदर्भ में देखते हैं। बैकग्राउंड बहुत जरूरी है। तो फिर उस बैकग्राउंड को समझते हैं। मान लीजिए मार्केट में पिछले एक हफ्ते से भारी गिरावट चल रही है, एक आक्रामक डाउन ट्रेंड। स्क्रीन पर रोज लाल कैंडल्स बन रही हैं। हाँ, बेयर्स पूरी तरह से हावी हैं और हर किसी को लग रहा है कि मार्केट और गिरेगा। और फिर इस भयंकर गिरावट के बीच अचानक से ये छोटी सी स्पिनिंग टॉप बन जाती है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इससे ऐसे देखो जैसे ये तूफान के बीच अचानक आई शांति हो। जब डाउन ट्रेंड चल रहा था तो बेयर्स बहुत कॉन्फिडेंट थे, उनका कन्विक्शन हाई था। हाँ, लेकिन स्पिनिंग टॉप का बनना ये साबित करता है कि बेयर्स की वो आक्रामकता अब रुक गई है। हो सकता है बुल्स ने निचले स्तरों पर एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी हो। अगर बुल्स पूरी तरह जीत जाते तो एक बड़ी रिवर्सल कैंडल बनती, है ना? बिल्कुल, पर यहां वे सिर्फ गिरावट को रोकने में कामयाब हुए हैं। पर यहाँ मेरा एक सवाल है, अगर मार्केट इतनी तेजी से गिर रहा था तो बेयर्स ने इस छोटी सी रुकावट को कुचलकर आगे का रास्ता क्यों नहीं तय किया? क्या ये सिर्फ एक छोटा सा पॉज नहीं हो सकता? अरे बिल्कुल हो सकता है, और यही इस पैटर्न का सबसे बड़ा रहस्य है। ये कोई जादुई छड़ी नहीं है। यहां से दो चीजें हो सकती हैं और दोनों की संभावना ठीक 50-50% होती है। 50-50। हाँ, पहला ये कि बेयर्स ने थोड़ा सुस्ताया है, नई ताकत बटोरी है और वे फिर से मार्केट को नीचे गिरा देंगे। और दूसरा परिदृश्य? दूसरा ये कि बुल्स ने काफी शेयर जमा कर लिए हैं, बेयर्स थक चुके हैं और अब मार्केट यहां से रिवर्स होकर ऊपर जाएगा। अब यहाँ तो एक भयानक दुविधा खड़ी हो गई। एक आम ट्रेडर जो किसी स्टॉक के सस्ते होने का इंतजार कर रहा था, उसके लिए तो ये 50-50 की स्थिति एक जुए जैसी हो गई। अगर भावनाओं में बहकर ट्रेड करेंगे तो जुआ ही है। तो क्या इस असमंजस के बीच पैसा लगाना समझदारी है? यहीं पर सोर्स नोट्स में से हमें एक बहुत ही ठोस रिस्क मैनेजमेंट रणनीति देते हैं, 50% का नियम। 50% का नियम, वो क्या है? चूंकि दिशा 50-50 पर अटकी है, इसलिए कभी भी अपना पूरा कैपिटल एक साथ दांव पर नहीं लगाना चाहिए। अगर कोई 500 शेयर्स खरीदना चाहता है तो उसे सिर्फ आधी क्वांटिटी यानी 250 शेयर्स खरीदकर शुरुआत करनी चाहिए। कागज पर तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जरा असलियत पर बात करते हैं। जब मार्केट बुरी तरह गिर रहा हो, हर तरफ नेगेटिव न्यूज हो, तो क्या कोई आम ट्रेडर सच में हिम्मत जुटा पाता है? ये मुश्किल जरूर है, लेकिन यही तो एक प्रोफेशनल और नौसिखिए का फर्क है। जब आप आधी क्वांटिटी खरीदते हैं तो दिमाग से मुझे सही साबित होना है वाला दबाव हट जाता है। मतलब आप किसी भी दिशा के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस मनोविज्ञान को टेस्ट करते हैं। मान लीजिए 250 शेयर खरीद लिए और मार्केट सच में ऊपर जाने लगा, बुल्स ने कंट्रोल ले लिया। तब तो जश्न मनाने का समय है। ट्रेडर ने बिल्कुल सही समय पर एंट्री ले ली। अब ट्रेंड कंफर्म हो गया है तो वो बचे हुए 250 शेयर्स भी खरीद सकता है। इसे हम एवरेजिंग अप कहते हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू बहुत डरावना है। क्या हो अगर बेयर्स का विश्राम खत्म हो जाए और मार्केट उस स्पिनिंग टॉप के नीचे गिरने लगे? यहीं पर वो 50% की रणनीति जीवन रक्षक बन जाती है। कैसे? जब मार्केट नीचे जाने लगे तो ट्रेडर को बिना झिझक अपनी पोजीशन काटकर नुकसान बुक कर लेना चाहिए। राहत की बात यह है कि नुकसान पूरी पूंजी पर नहीं, सिर्फ आधी पूंजी पर हुआ। अच्छा, तो गिरते मार्केट में खुद को तबाह होने से बचाने का ये एक तरीका है। हाँ, एक कैलकुलेटेड रिस्क। तो डाउन ट्रेंड में तो ये एक ढाल का काम कर रहा है। लेकिन अब स्थिति को पलट देते हैं। मान लीजिए मार्केट में एक शानदार अप ट्रेंड चल रहा है, हर दिन नए हाई बन रहे हैं। हाँ, और अचानक इस रफ्तार के बीच एक स्पिनिंग टॉप नजर आ जाता है। क्या ये तुरंत मार्केट क्रैश होने का अलार्म है? क्रैश होना तुरंत जरूरी नहीं है, लेकिन ये एक चेतावनी जरूर है। इसका मतलब है कि जो बुल्स अब तक ड्राइविंग सीट पर थे, उनकी ताकत जवाब दे रही है। एक तरह की थकान आ गई है। हाँ, एग्जॉशन। बेयर्स ने ऊपरी स्तरों पर सप्लाई लानी शुरू कर दी है। तो यहाँ भी वही 50-50 वाली बात हो गई। या तो बुल्स फिर हावी होंगे या बड़ा करेक्शन आएगा। लेकिन यहाँ एक और समस्या है। क्या? अगर किसी ने रैली शुरू होने से पहले शेयर्स खरीद रखे थे तो वो तो भारी मुनाफे में बैठा है। ऐसे में क्या आधा प्रॉफिट बुक करना व्यवहारिक है? लालच तो कहेगा कि और ऊपर जाएगा। ये बहुत चुनौतीपूर्ण है, लेकिन जो अनुशासित ट्रेडर्स हैं वे यहां भी वही 50% का नियम लगाते हैं। उन्हें अपनी 50% होल्डिंग बेचकर आधा प्रॉफिट तुरंत सुरक्षित कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर ट्रेंड पलटा तो सारा कागजी मुनाफा गायब हो जाएगा। बिल्कुल। अगर आधा प्रॉफिट बुक करने के बाद मार्केट गिरता है तो ट्रेडर खुश होगा कि उसने ऊंचे दाम पर पैसा निकाल लिया, और जो बचे हुए शेयर्स हैं उन्हें भी वो बेच सकता है। हाँ, और उसका जो नेट सेलिंग प्राइस होगा वो उस समय के गिरे हुए मार्केट प्राइस से ज्यादा ही रहेगा। और अगर इसके उलट हुआ तो
मतलब अगर मार्केट फिर से रॉकेट की तरह ऊपर भागने लगा तो क्या ये महसूस नहीं होगा कि 50% शेयर बेचकर बेवकूफ़ी कर दी? इसे बेवकूफ़ी नहीं, एक इंश्योरेंस प्रीमियम की तरह देखना चाहिए। अच्छा। क्योंकि ट्रेडर मार्केट से पूरी तरह बाहर नहीं हुआ है, उसके पास अभी भी आधे शेयर्स हैं। वो आगे की रैली का फायदा उठा रहा है। ये बस एक मानसिक शांति खरीदने जैसा है। ये काफी सही नजरिया है। खैर, स्पिनिंग टॉप की इस रस्साकशी को तो हमने समझ लिया, लेकिन हमारे सोर्स एक और ऐसे ही पैटर्न की बात करते हैं जो इसका बिल्कुल जुड़वा भाई लगता है। डोजी पैटर्न की बात कर रही हैं आप? हाँ, डोजी। ये तो स्पिनिंग टॉप से भी ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है, क्योंकि इसमें तो वो छोटी सी बॉडी भी नहीं होती। क्या ये इनडिसीजन का कोई एक्सट्रीम वर्जन है? बिल्कुल। अगर स्पिनिंग टॉप एक मैक्सिकन स्टैंड ऑफ है, तो डोजी पूर्ण रूप से एक लकवाग्रस्त स्थिति है, मतलब पैरालिसिस। अच्छा। क्लासिक डोजी में ओपन और क्लोज प्राइस बिल्कुल एक समान होते हैं। इसकी रियल बॉडी एकदम वेफर थिन होती है, कागज जैसी पतली। यानी सुबह अगर 210 पर खुला तो शाम को बंद भी 210 पर ही हुआ। हाँ, या मुश्किल से 1-2 पैसे का अंतर। और चूंकि ओपन और क्लोज में कोई अंतर नहीं है, तो यहाँ रंग का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ये तो बस एक प्लस का निशान जैसा दिखता है। सही कहा। और इसके पीछे काम करने वाली ताकतें बिल्कुल वही हैं जो स्पिनिंग टॉप के पीछे होती हैं। बस यहाँ संतुलन इतना सटीक है कि प्राइस 1 मिलीमीटर भी नहीं खिसक पाया। तो क्या इस पूर्ण गतिरोध से निपटने के लिए किसी अलग रणनीति की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल नहीं। रणनीति में कोई बदलाव नहीं होता। डोजी और स्पिनिंग टॉप का डीएनए एक ही है। तो वही 50% वाला रूल यहाँ भी चलेगा? हाँ, अक्सर आप देखेंगे कि ये चार्ट पर अकेले नहीं आते, बल्कि एक साथ झुंड या क्लस्टर में दिखाई देते हैं। ये क्लस्टर वाली बात बहुत दिलचस्प है। अगर 3-4 दिन तक लगातार ऐसे पैटर्न बन रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मार्केट पूरी तरह दिशाहीन है। और वह किसी बड़े ट्रिगर का इंतजार कर रहा है, कोई बड़ी खबर या नतीजा। आपको बस पिछले ट्रेंड का ध्यान रखना है और अपनी पोजीशन को 50% पर कंट्रोल करना है। तो इस पूरी गहरी चर्चा का अगर सार निकाला जाए तो बात साफ है, चाहे वो छोटी बॉडी वाला स्पिनिंग टॉप हो या बिना बॉडी वाला डोजी। जब भी ये नजर आए, समझ जाइए कि मार्केट का आत्मविश्वास डगमगा गया है। रंग देखकर न घबराना है न खुश होना है, बस पिछला ट्रेंड देखना है और अपनी पूरी पूंजी एक साथ दांव पर नहीं लगानी है। क्योंकि ट्रेडिंग सही दिशा का अनुमान लगाने से ज्यादा गलत होने पर नुकसान को कम रखने का खेल है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक है। हमारे सोर्स हमें बार बार याद दिलाते हैं कि ये पैटर्न सिर्फ तूफान से पहले की शांति है, एक 50-50 का गतिरोध। लेकिन जो लोग सुन रहे हैं, जरा इस बारे में सोचिएगा। किस बारे में? जब बुल्स और बेयर्स की ताकत बिल्कुल बराबर हो गई है, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो अगली सुबह वो कौन सी चीज होती होगी, वो कौन सी अदृश्य खबर या घटना होती होगी जो इस सन्नाटे को चीर देती है? ये सोचने वाली बात है। जो अचानक से उस 50-50 वाले पलड़े को किसी एक तरफ झुकाकर तूफान शुरू कर देती है। इसलिए अगली बार जब चार्ट पर स्पिनिंग टॉप या डोजी दिखे, तो सिर्फ कैंडल को मत देखिए, उसके आसपास की दुनिया और न्यूज़ में उस अदृश्य ट्रिगर को ढूंढने की कोशिश कीजिएगा जो मार्केट की अगली चाल तय करने वाला है।